हाय एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे काफी कॉमनली आपने अपनी लैंग्वेज में यूज किया है। जैसे जो नया फोन लॉन्च हुआ है उसकी डिमांड बहुत अच्छी है, या जो नया कार का मॉडल आया है उसकी शायद डिमांड बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, या जो हमारी फेवरेट नूडल्स थे लेड मिलने से उसकी डिमांड में फर्क आ गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हम यूज करते हैं एक वर्ड के साथ, और वो वर्ड है द टर्म डिमांड। तो आज हम इसी डिमांड के बारे में समझने वाले हैं कि डिमांड होती क्या है, कौन कैलकुलेट करता है, और जब हम डिमांड को यूज कर रहे होते हैं इन कॉमन पार्लेंस तो व्हाट डज इट एक्चुअली मींस, और ये कंपनी के लिए या कंज्यूमर के लिए या किसी के लिए भी क्या सिग्निफिकेंस रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ अंडर द टॉपिक डिमांड। तो पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर ये डिमांड कैलकुलेट कौन करता है। मैं, आप, कोई और, साथ ही हम समझेंगे कि ये डिमांड क्यों कैलकुलेट की जाती है, क्या जरूरत पड़ती है ये डिमांड कैलकुलेट करने की। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को लेते हैं कि कौन कैलकुलेट करता है। उसे समझने के लिए हमारे पास ये एक मॉडल है, इसे कहते हैं टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। इसे टू सेक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पूरी इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में डिवाइड किया है। On the left hand side we have household जो consumers हैं। On the right hand side we have firms जो producer हैं, जो companies हैं। Household यानी consumer basically जो products and services को, जो goods and services market में आती हैं उनको जो consume करते हैं और जो उसके लिए price pay करते हैं। On the other side हम जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाता कौन है? तो प्रोड्यूसर्स यानी कंपनीज। So economy has been segmented into two parts. One is household and second is firms. अब ये दोनों मिलके दो तरह की मार्केट क्रिएट करते हैं। हम जो हाउसहोल्ड हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट क्रिएट करते हैं। मींस कंपनी को जो इनपुट की जरूरत पड़ती है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। मींस जो लैंड हमारे पास है उसी में फर्म सेटअप की जाती है जिसके बदले में हमें रेंट मिलता है, या हम जाके कंपनी में काम करते हैं। हम या तो अनस्किल्ड लेबर होंगे या स्किल्ड लेबर होंगे, लेकिन कंपनी में जाके हम जब काम करते हैं तो हमें सैलरी या वेजेस मिलते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है दैट इज कैपिटल। Capital is all the man-made inputs given to the company. It can be in the form of या तो ये मशीनरी हो सकती है, या डायरेक्ट मनी हो सकता है, या मनी से खरीदी गई कोई भी चीज हो सकती है। कैपिटल के बदले में जो हमें मिलता है दैट इज डिविडेंड या इंटरेस्ट। ये जो कंपनी के एक्सपेंडिचर होते हैं ये हाउसहोल्ड की इनकम बन जाती है। दूसरे पार्ट को अगर हम देखें जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट है, मींस जहां पे कंपनीज अपना सामान बना के मार्केट में सेल करती हैं। अब ये सामान हो सकता है बर्गर हो सकता है, मे बी स्मार्ट वॉच हो सकती है, मोबाइल फोन हो सकता है, मे बी टेलीविजन सेट हो सकता है। आप जो भी चीज देख रहे हैं जिसे आपने मार्केट से खरीदा उसे डेफिनेटली किसी ने बनाया है, तो उस मार्केट को कहते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड की जरूरतें होती हैं। जब हमें जरूरत होती है तो हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, उनके लिए प्राइस पे करते हैं। तो हम जो खर्चा करते हैं वो कंपनी का रेवेन्यू मींस कंपनी की इनकम बन जाती है। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो मॉडल चलता है कि जो हाउसहोल्ड खर्चा करेगा वो कंपनी की इनकम बनेगी, और जो कंपनी खर्चे करेगी वो हाउसहोल्ड की इनकम बनेगी। तो अब इन दोनों में से आप खुद बता सकते हैं कि कौन डिमांड कैलकुलेट करने वाला है। क्या हाउसहोल्ड डिमांड कैलकुलेट करेंगे? आई बिलीव उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में डिमांड कितनी है, उसे सिर्फ अपनी जरूरतें पता लगती हैं। लेट्स से मुझे घर में देखने के लिए टेलीविजन सेट चाहिए, या फोन से कनेक्ट करने के लिए मे बी ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए, या सिमिलर कोई भी डिमांड मैं अपनी जानता हूं, लेकिन मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड फर्म को जरूरत है। फर्म को देखना पड़ेगा कि कितने कंज्यूमर्स हैं मार्केट में जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, जिन्हें मैं डिमांड कह सकता हूं। तो द आंसर इज फर्म्स और द प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिमांड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट कैलकुलेटेड? इसे दो तरह से समझा जा सकता है। एक, हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है लेकिन हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एक नया वेरिएंट लेकर आ रहे हैं। जैसे डिओड्रेंट में आपने देखा होगा नई नई फ्रेग्रेंसेस फ्रीक्वेंटली ऐड होती रहती है, या एक बिल्कुल नई कंपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही है।
तीनों के केसेस में डिमांड को समझने के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं इन कंपैरिजन टू द कंपनी विच इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। जो कंपनी 10 साल से चल रही है, लगभग प्रोडक्ट भी वही चल रहा है, लेकिन फिर भी उस कंपनी को डिमांड कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं डेफिनेटली वो आपस में एक दूसरे से अलग होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक नए प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्यों कैलकुलेट की जाती है। सो द ऑप्शंस आर टू नो द मार्केट प्रोस्पेक्ट्स। मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं जिस प्रोडक्ट को मार्केट को पहली बार ऑफर करने वाला हूं, उस मार्केट में क्या सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है मैंने बहुत छोटा सा सेगमेंट ले लिया है जिसमें मैं बहुत आगे तक बिजनेस को नहीं बढ़ा सकता। सो दैट इज मार्केट प्रोस्पेक्ट्स। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है या नहीं। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो गिने चुने बिकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द प्रीमियम बाइक्स, हार्ले डेविडसन, BMW बाइक्स, इन बाइक्स को अगर आप देखेंगे तो इनकी हार्डली टेंस में यूनिट्स मार्केट में एक साल में बिकती हैं। तो किस तरह की प्लांट फैसिलिटी बनाई जाएगी। अगर इससे आप कंपैरिजन करेंगे एक बिस्किट मेकिंग कंपनी से, देन प्लांट एंड फैसिलिटी, फिक्चर्स, जो हमारी मशीनरी है, उन सबका सेटअप कंप्लीटली डिफरेंट होगा, ह्यूज होगा। लेकिन जहां पे हमारा वॉल्यूम बहुत कम है वहां पे हमें प्लांट फैसिलिटी छोटी लगानी है और अल्टीमेटली प्राइस उसी से डिटरमाइन होगा। क्योंकि अगर हमारा वॉल्यूम बहुत कम होने वाला है, लेट्स से अगर हमारी साल में 10 यूनिट बिकने वाली हैं, तो हमें प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर कि हम साल भर बिजनेस में रुके रह सकें। अदरवाइज अगर हम 10% 20% मार्जिन के लिए ही काम करेंगे तो 10 यूनिट बेचने के बाद हम कंपनी रन नहीं कर सकते। सो मेजरली हमारे जो 3 पर्पस होते हैं कि नए प्रोडक्ट के लिए हमें पहले मार्केट की अप्रोचेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट के लिए मार्केट के प्रोस्पेक्ट समझने होते हैं, कितनी प्लांट कैपेसिटी होगी, एंड लास्टली दी प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हम डिमांड एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यहां पर अगर हमें एक प्रोडक्ट बनाना है तो हम जानते हैं कि हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब उसे बनाने के लिए यू नीड सीरियल फ्लोर, शुगर, सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल एंड अदर थिंग्स। देन वेजिटेबल ऑयल कम क्वांटिटी में लगता है इन कंपैरिजन टू द व्हीट फ्लोर, सॉल्ट कम लगता है इन कंपैरिजन टू द शुगर। तो मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ऑर्डर कब प्लेस करना है और कितना प्लेस करना है, ये जानने के लिए मुझे मार्केट डिमांड समझनी जरूरी है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, स्वीट सेलिंग शॉप जो आपके आसपास होगी, फेस्टिव सीजन में की डिमांड बढ़ जाती है। अब जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस टाइम रॉ मटेरियल के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो स्वीट शॉपकीपर क्या करेगा कि रॉ मटेरियल के प्राइसिंग बढ़ने से पहले, लगभग 15-20 दिन पहले ही वो रॉ मटेरियल को स्टॉक में लेके रख लेता है और पहले से मिठाई बनाना शुरू कर देता है, बिकॉज ही नोज इन द फेस्टिवल सीजन डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज। सेकेंड इज फॉर द इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरत आपको पड़ेगी डिमांड की। जैसे एक कंपनी है जो दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रोडक्ट को इन द नियर बाई सिटीज इंक्लूडिंग आगरा, मेरठ, नोएडा, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत एंड सिमिलर सिटीज। लेट्स से अगर मैंने डिमांड नहीं समझी थी, मैंने इन सारे सिटीज में इक्वल क्वांटिटी सप्लाई कर दी, then what is going to happen? Probably आगरा में मेरे प्रोडक्ट स्टोर में रखा रह जाएगा, कुछ बच जाएगा और नोएडा में शॉर्टेज बढ़ जाएगी, या हो सकता है मेरठ में शॉर्टेज और भी पहले बढ़ जाए। तो जब तक मुझे पता नहीं होगा, जब तक मैं एस्टिमेट नहीं करूंगा कि प्रोबेबल डिमांड कहां पर है, तो कहीं डिमांड मिस हो जाएगी और कहीं पर मेरी ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी। देन अनलेस आई नो कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी है, तो मैं प्रोडक्ट में इनोवेशन भी नहीं प्लान कर पाऊंगा। तो इन सारी चीजों के लिए अब हमने समझा कि न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दोनों के लिए ही डिमांड को एस्टिमेट करना, दोनों को डिमांड को कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमने समझा कि डिमांड अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए क्यों कैलकुलेट की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कहता है कि ये डिमांड है क्या। इफ आई एम एग्रीड कि लेट्स से मुझे डिमांड कैलकुलेट करनी है और मुझे ये पता है कि कंपनीज को ये डिमांड कैलकुलेट करनी है, तो मैं डिमांड के नाम पे क्या कैलकुलेट करूं। डिमांड को समझने के लिए हमें 3 फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है जो डिमांड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है द डिजायर टू बाय। दिस टर्म डिजायर, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ इज इट डिफरेंट, ये अलग कैसे है नीड और वांट से। Yes, in common language we use them interchangeably,
नीड जो हमारी जरूरतें हैं, वांट और डिजायर जो हमारी इच्छाएं हैं, ऐसा हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। लेकिन देयर इज ए डिफरेंस। नीड वो चीज होती है जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है। लेट्स से मुझे घर से ऑफिस तक जाने के लिए एक कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए। इट कैन बी मेट्रो, पब्लिक बस, ऑटो, कैब, माई बाइक, माई कार और एनी अदर ऑप्शन। इन सारे ऑप्शन में से मैं कोई भी ले सकता हूं जिससे मैं घर से ऑफिस जा सकता हूं। तो मेरी जरूरत क्या है? कम्युनिकेशन। वांट हो गई कि मुझे अपना कुछ प्राइवेट चाहिए ताकि मैं कोविड स्प्रेड से या किसी भी और चीज से या थोड़ा अपने कंफर्ट जोन के लिए मैं अपना पर्सनल चाहता हूं। डिजायर इज व्हेन आई एम स्पेसिफिक what exactly I want. I want a car which is hatchback from Maruti. So when I'm specific, मुझे exactly क्या चाहिए, then it is called desire. Similarly, अगर मैं बात करूं एक कार कंपनी की भी, आप कार लेना चाहते हो तो आपके लिए कौन सी कंपनी कार बनाए? मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज कार बनाती हैं। It can be from Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Maruti, Volkswagen, Audi, BMW, Bentley and many more. मुझे कार खरीदनी है तो क्या इन सारी कंपनीज को मेरे लिए कार बना देनी चाहिए? नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करें डिमांड? दूसरा जो फैक्टर आता है दैट इज एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे इज परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। मींस अगर डिजायर है तो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमारी परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो I want to buy Alfa Romeo or maybe Bentley or maybe Mercedes-Benz S-Class. But since I do not have ability to pay for it, the company cannot count me as their demand. लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास परचेजिंग पावर भी है लेकिन फिर भी मेरे पास वो कार नहीं है। तो थर्ड जो फैक्टर आता है दैट इज विलिंगनेस टू पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कई बार हमारे पास उतने सफिशिएंट पैसे होते हैं कि हम अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट को खरीद सकें, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं खरीदते क्योंकि हमारी और जरूरतें, कुछ और नीड्स ऐसी होती हैं जिसके लिए हम वो पैसा रखना चाहते हैं। हमें जो प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं लगता कि हम उसके लिए ये अमाउंट पे करें। सो इन तीनों फैक्टर को मिला के जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो बनता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड। सो डिमांड बनने के लिए इन तीनों ही फैक्टर का होना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं। जब हम डिमांड की बात करेंगे तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है और वो पहली चीज है कि इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि डिमांड बहुत अच्छी है, डिमांड बहुत कम है, डिमांड इज स्लगिश, वेरी हाई, गुड, नॉट बैड, इन चीजों का कंपनी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं कहता हूं कि मार्केट में जो नई स्मार्ट वॉच आई है उसकी डिमांड बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी मतलब अब कंपनी कितनी यूनिट्स बनाए, क्योंकि प्रोडक्शन में तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कितने यूनिट्स का खरीदना है, कितनी लेबर हायर करनी है, कितनी मशीनरी सेटअप करनी है, बहुत अच्छी से तो मुझे पता नहीं लगता। और बहुत अच्छी एक कंपनी के लिए 100 यूनिट्स भी होती हैं, दूसरी कंपनी के लिए 1000 यूनिट्स भी बहुत बेकार होती हैं। तो इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स कि 500 यूनिट्स, 700 लीटर्स, मे बी टन्स, तो इट कैन बी इन एनी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, बट इट हैज टू बी इन नंबर्स। अब जब नंबर में हम कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन कितने टाइम में? क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं 5 साल बाद की बात करूंगा तो डिमांड तो बढ़ ही जाएगी, लेकिन किस टाइम में? क्योंकि ये टाइम जानना बहुत जरूरी है। लेट्स से 15 डेज में मेरी डिमांड कितनी होगी, 1 मंथ में कितनी होगी, 3 मंथ्स में कितनी होगी, इन एन ईयर या 5 साल में कितनी होगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी कैलकुलेटेड बिफोरहैंड। नेक्स्ट थिंग है कि डिमांड को एक प्राइस के ऊपर एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ओवर प्राइस चीजों की, लेट्स से एक स्मार्ट वॉच तो हम खरीदना चाहते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा था, देन व्हाट विल हैपन, हम उसके प्राइस के कम होने का वेट कर सकते हैं। जब तक हम प्राइस नहीं कह सकते तब तक उस प्रोडक्ट की डिमांड भी एस्टिमेट नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर हम प्राइस कम करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस ज्यादा होगा तो मार्केट में डिमांड कम होगी। ऐसा ही आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डे सेल होती है, अमेजोन की जो फेस्टिवल सेल होती है, इनमें डिमांड सडनली बढ़ जाती है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्राइस इफेक्ट, क्योंकि अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं और वहां पे डिमांड बढ़ी हुई हम देख पाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज, ये जो डिमांड है इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एडिक्वेट परचेजिंग पावर। तो आई गेस अब हमें समझ में आ गया है कि डिमांड क्या होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो है डेफिनेशंस। So the standard definition of demand is, it is an economic principle that represents consumer desire to purchase goods and services एक given price के ऊपर किसी भी goods and services का। So here the highlighted keyword is the consumer's willingness to pay a price for a specific good। Exactly कितनी quantity चाहता है किस price के ऊपर। दूसरी definition अगर हम देखें तो this definition says amount of some good or service consumers are willing and able to purchase at each price। Here the highlighted keywords are amount means exactly कितना number and at what price, right? अगर मैं 10 रुपीज प्राइस रखता हूँ तो कितना यूनिट चाहिए, अगर 15 रखता हूँ तो कितना यूनिट चाहिए, अगर 8 ही होगा तो कितना यूनिट चाहिए। And the third definition is the quantity of a good that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time। यहाँ पर भी जो हाईलाइटेड कीवर्ड है, एक तो मुझे क्वांटिटी पता होनी चाहिए, दूसरा किस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, एंड लास्टली द टाइम। ये तीनों चीजें मिलके बताती हैं डिमांड। सो फाइनल पॉइंट्स आर कि पहले बात मेरे को पता होनी चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली कितना नंबर है, किस टाइम में और किस प्राइस के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड द डिमांड। तो आगे बढ़ते हैं अपनी इस डिमांड की अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। मीन्स वो सारे फैक्टर जो हमारी मार्केट में डिमांड को डिटरमाइन करेंगे। मीन्स मेरे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होने वाली है या ज्यादा होगी, या उस डिमांड में फ्लक्चुएशन होगा, तो किन चीजों की वजह से वो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे डिटरमिनेंट आता है वो आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी मीन्स मेरे खुद के प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। अगर ये प्राइस कम होगा तो डेफिनेटली किसी की भी इनकम में ज्यादा यूनिट खरीद पाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, गोल्ड का रेट अभी कुछ महीने पहले तक 32,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स था। नाउ द रेट ऑफ 10 ग्राम गोल्ड इज 54,000 रुपीज। अगर किसी को 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो पहले 32,000 देने थे और अब 51,000 देने हैं। लेट्स से कि उसका बजट 35,000 ही है, तो उसमें वो 10 ग्राम पहले खरीद सकता था, लेकिन क्या वो आज 10 ग्राम खरीद सकता है? ऑब्वियसली नहीं। तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। मींस द अमाउंट ऑफ गोल्ड सेल्स है वो अब कम हो जाएगी बिकॉज द प्राइस हैज इंक्रीज्ड। Second factor is price of the related commodity, and this related commodity is of two types. First is the substitute good, means जिसकी जगह पे मैं कोई और प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ। दूसरा is complementary good। अब सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपको जो नॉर्मली बुक्स में देखने को मिलते हैं, दे आर नॉट द एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे पेप्सी एंड कोक, दीज आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दे आर द ब्रांड सब्स्टिट्यूट। The exact substitute is sugar with sugar free. If someone is consuming sugar free, then he is not going to consume the sugar. Then iOS versus Windows. So if someone is using iOS on his laptop, he is not going to use Windows. So this is the exact substitute. Next is complementary. कॉम्प्लीमेंट्री इज जब मैं एक प्रोडक्ट यूज करता हूं तो उसके साथ मुझे दूसरा प्रोडक्ट यूज करना ही होता है। जैसे मोबाइल के साथ एप्लीकेशन, स्मार्ट टीवी के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट? सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है कि अगर मैं प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाता हूं तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है उससे एडवांटेज होगा। मींस मेरा प्राइस बढ़ने से मेरी डिमांड कम हो जाएगी। अगर मेरी डिमांड कम होगी तो मेरे कॉम्पिटिटर की डिमांड बढ़ जाएगी। मींस मेरे प्राइस बढ़ाने से मेरे कॉम्पिटिटर को फायदा होने वाला है और मेरे प्राइस घटाने से मेरे कॉम्पिटिटर को नुकसान होने वाला है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में उल्टा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में इफ आई इंक्रीज द प्राइस, वो एडवांटेज मेरा तो होगा ही, मेरे साथ में मेरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का भी होगा। Third factor is price expectation in future. See, what happens in market, customer is very smart.
हम सब लोग जब मार्केट में चीजें खरीदते हैं तो हम अपनी डिमांड को प्रीपोन या पोस्टपोन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी प्राइस एक्सपेक्टेशन नियर फ्यूचर में क्या है। अगर हमें घर में टीवी लेना होता है इन द मंथ ऑफ मई जून, then we usually wait for the months of October because यहाँ फेस्टिवल सीजन आ जाएगा, यहाँ पे कुछ सेल होगी, कुछ डिस्काउंट ऑफर मिलेगा और हमें कम प्राइस पे सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर हमें लगता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, हम अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं, और अगर हमें लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगा तो हम डिमांड को प्रीपोन कर लेते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर सेज कि अगर किसी की भी इनकम बढ़ जाती है तो डेफिनेटली वो चीज को ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा। जैसे अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो शायद आप मंथ में ज्यादा मूवी देख पाएंगे, आप एक बेटर स्मार्टफोन खरीद पाएंगे। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा क्वांटिटी या बेटर क्वालिटी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर सेज कि डिमांड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द पर्सनल प्रेफरेंसेस। अगर मेरे प्रेफरेंसेस में आता है कि मैं हाइजीनिक जगह पे खाऊं तो शायद तो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो रोड साइड सस्ता मिल जाएगा, लेकिन हाइजीन का जहां सवाल आता है वहां पे मैं हायर प्राइस भी पे करने के लिए तैयार हो जाता हूं बिकॉज आई प्रेफर हाइजीनिक फूड। And the last thing is other specific factors. If I talk about other specific factors, तो इसमें जो देखने को मिलता है वो है प्रोडक्ट सीजन या प्रोडक्ट साइकिल। जैसे आपने देखा होगा स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के लिए उनकी एक साइकिल होती है, एक पीक सीजन होता है और एक ऑफ सीजन होता है। पीक सीजन जब एकेडमिक सेशन शुरू होता है और ऑफ सीजन मींस जब एकेडमिक सेशन चल रहा है, जब समर वैकेशन चल रही है, तो उन दिनों में स्टेशनरी सेल्स कम हो जाती है और यूजुअली जब एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है तो ये प्रोडक्ट सेल्स बढ़ जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट सेज जिस जोन में लोगों की इनकम या वेल्थ ज्यादा होती है तो उनका कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जहां पे इनकम ज्यादा है वहां पे घर के डेकोरेटिव्स, मे बी फ्लावर पॉट्स, ये सारी चीजों की बाइंग बिहेवियर बढ़ जाता है। लेकिन जहां पे इनकम कम है वहां पे दे प्रेफर टू कंज्यूम द बेसिक नेसेसिटीज, दे प्रेफर टू स्पेंड ऑन द बेसिक नेसेसिटीज। नेक्स्ट इज हमारे यहाँ का पॉपुलेशन कितना है। किसी डेंस एरिया में देखेंगे तो डेफिनेटली वहां पे खाने की दुकान है, वहां पे जनरल स्टोर की दुकान है, वहां पे कपड़ों की दुकान, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं क्योंकि वहां की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। वो सारे शॉपकीपर सफिशिएंट वॉल्यूम सेल कर पाते हैं। लेकिन जहां का पॉपुलेशन ही कम है वहां पे आप ज्यादा यूनिट सेल नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज लेसर द पॉपुलेशन लेसर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं। इट कैन बी मेल और फीमेल कैटेगरी, इट कैन बी चाइल्डहुड टू सीनियर सिटीजन कैटेगरी, और इट कैन बी एनी अदर कैटेगरी। अगर किसी सोसाइटी में सीनियर सिटीजन ज्यादा हैं तो वहां पे हॉस्पिटल्स की डिमांड ज्यादा होगी, मेडिसिन की डिमांड ज्यादा होगी, मेडिकल इंश्योरेंस की डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर यंगस्टर्स ज्यादा हैं तो वहां पे अपैरल ब्रांड्स, बाइक्स, मोबाइल फोन, गैजेट्स, इन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर लोगों की इनकम अच्छी है, मींस अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो वो हाई एंड प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो ज्यादा शो ऑफ वाली चीजों को, ज्यादा स्टेटस सिंबल वाली चीजों को खरीदेंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है तो वहां पे बेसिक जरूरी चीजों को ही खरीदा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे हमारी डिमांड को फर्क पड़ता है, और अगर हम इस लिस्ट को बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर स्पेसिफिक डिमांड। Now if I talk about the mathematical representation of all these determinants, जो हमने ये 5-6 फैक्टर्स समझे हैं, इनके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। मींस हमें इनका इम्पैक्ट भी तो कैलकुलेट करना होगा कि अगर मैंने प्राइस 2 रुपए बढ़ाया तो एग्जैक्टली कितना चेंज है मुझे डिमांड में देखने को मिला है। तो ये कैलकुलेशन जो हमें करने में मदद करेगा, ये करेगा हमारा डिमांड फंक्शन। So here the demand function is the mathematical relationship, जिसे आप देख सकते हैं demand of commodity X is the function of P, PR, PE, Y, T and S. Here the P is price of the commodity, PR is representing price of related commodity, then price expectation, income of consumer, taste and preference and other specific factors जो हमने अभी डिस्कस किए। So our next segment is
द टाइप्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले जो इसमें टाइप आता है दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ एनी इंडिविजुअल कस्टमर। एक कस्टमर एज एन इंडिविजुअल कितनी यूनिट खरीदता है, दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड। इसी का एग्रीगेट इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड। मींस ये सारी इंडिविजुअल डिमांड्स को जब हम ऐड कर लेते हैं, सो द ओवरऑल डिमांड दैट वी गेट, द क्यूमुलेटिव द एग्रीगेट नंबर दैट वी गेट इज द मार्केट डिमांड। यूजुअली जो कंपनी कैलकुलेट करती है वो करती है मार्केट डिमांड। मींस उसे ये जानना होता है कि मार्केट में ओवरऑल डिमांड कितनी है, सबकी मिला के मुझे कितनी यूनिट्स बनानी है। अदर टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज डिपेंडेंट ओवर प्राइस डिमांड। सो बेसिकली हमारे जो डिटरमिनेंट्स हैं उनके ग्राउंड पे हम डिटरमाइन करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। जो प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा दैट विल बी कॉल्ड प्राइस डिमांड। मींस द डिमांड दैट इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इफ विल चेंज द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल गो डाउन। इसमें डिमांड नीचे जाती है, जिसमें आपको ये याद रखना होता है कि हम डिमांड कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वाई एक्सिस पे कोई भी फैक्टर। इट कैन बी प्राइस, इट कैन बी इनकम ऑफ कंज्यूमर, इट कैन बी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इट कैन बी एडवर्टीजमेंट, इट कैन बी एनी अदर फैक्टर जिसके लिए हम डिमांड के ऊपर इंपैक्ट देखना चाहते हैं। दूसरा, अगर हम इनकम का इफेक्ट देखेंगे डिमांड के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड द इनकम डिमांड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द डिमांड इज पॉजिटिव, मींस इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर विल इंक्रीज। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड होता है बिकॉज ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। मींस अगर मोबाइल की सेल बढ़ी है तो व्हाट विल हैपन टू द सेल ऑफ पावर बैंक्स, सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली अगर एप्पल की सेल बढ़ी है तो सैमसंग की सेल्स को क्या होगा, वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो क्रॉस डिमांड की केस में क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वहां पे रिलेटेड कमोडिटी प्राइस बढ़ाती है तो मेरी भी डिमांड कम होगी क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हुई है। लेकिन सब्स्टिट्यूट के केस में ऐसा नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट के केस में अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये हो गए कुछ मेजर टाइप्स ऑफ डिमांड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, एंड दैट इज ए शॉर्ट क्विज। उम्मीद है आपको ये वीडियो अभी तक समझ आ गया होगा और इस डिमांड में आपको कोई भी डाउट नहीं है। इफ यू डू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई शैल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो।